Are we all set and ready to start with MCQs and practical question? I hope everybody has done a wonderful revision for all the provisions of salary. आपने पढ़ा कि नहीं, रिवाइज किया? देखिए, अगर आपने रिवाइज किया है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपने जो पढ़ा है आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे साथ साथ, उनके लिए तो सिंपली ये क्लास कॉपिंग क्लास हो जाएगा। चलो आओ छापने का काम करते हैं, ठीक है? तो वो छपाई वाला काम बेहतर करेंगे, लेकिन जो भी प्रॉपर रिवीजन के साथ बैठे वो प्रोविजन को अप्लाई करना यहां पे सीखेंगे, राइट? एक बहुत अच्छा रिवीजन होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज नथिंग बट इट्स सिंपली अ रिवीजन ऑफ द प्रोविजन लर्न्स, ठीक है? आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इन एमसीक्यू, द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी फॉर एम्प्लॉइज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज। मैक्सिमम सीलिंग क्या है ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन वाली? 20 लाख रुपीज, राइट? कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी 20 लाख है। इनफैक्ट नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी लिमिट 20 लाख की ही है। तो द आंसर इज ए, 20 लाख। सेकेंड, द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज। वॉलंटरी रिटायरमेंट में मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5 लाख। डी, the HRE paid to an employee residing in Patna is exempt up to the lower of the actual HRE. Excess of rent paid over 10% of salary. कह रहा है HRE कितनी exempt होगी पटना में अगर एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉइज रिसाइडिंग इन पटना, तो HRE कितनी exempt होगी, ठीक है? बोल रहा है एक्चुअल HRE, पहला ये हो गया, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड तीसरा क्या था? पहला ये था HRE एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा क्या था? मेट्रो के लिए 50% ऑफ सैलरी, नॉन मेट्रो के लिए 40%। पटना की बात हो रही है, क्या होगा? 40% ऑफ सैलरी। क्लियर है? चौथा, अनिरुद्ध स्टेज इन न्यू दिल्ली, his basic salary is 10,000 per month, DA bracket में 60% of which forms part of the pay, 60% of which forms part of the pay का मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट है, 60% is forming part of retirement benefit, is ₹6,000 per month। DA 6,000 रुपए महीना है जिसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है, और सैलरी 10,000 रुपए, बेसिक सैलरी 10,000 रुपए महीना है। HRA is 5,000 per month। बच्चों ये जैसा ही कर लो, दिस नॉट पर एनम, दिस पर मंथ। HRA 5,000 per month and he is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. Aniruddha pays a rent of ₹5,500 per month, okay, और उसको 1% टर्नओवर का कमीशन भी मिलता है। अनिरुद्ध 5,500 रुपए पर मंथ की रेंट पे करता है। द टर्नओवर अचीव बाय हिम ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 12 लाख। उसने 12 लाख रुपए का टर्नओवर अचीव किया था, तो इसका 1% उसे कमीशन भी मिला। द अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A इज, HRA कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा तीन चीजें। लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नंबर 1, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर 3 ही इज इनटू न्यू दिल्ली, सो नंबर 3 इज 50% ऑफ सैलरी। सॉल्व करें इसको। MCQ, फोर्थ क्वेश्चन, ओके। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ये हम तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कर दे रहे हैं। आपको एग्जाम में अगर MCQ है तो फिर तो फटाफट आंसर निकाल लेना है। पर्पस हमारा ये है कि हम लोग किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझें। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नंबर 1, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, and HRA actually received is 5,000 per month. So 5,000 into 12, this will become 60,000.
Number 2, rent paid minus 10% of salary. Rent paid is 5500 per month. Am I right? तो 5500 पर मंथ मतलब 66,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी निकालिए कितना क्या लिया जाता है. एचआरए की कंप्यूटेशन में सैलरी का मतलब होता है बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, ओके, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन is percentage on turnover. बेसिक कितना है इसका 10,000 पर मंथ यानी कि 1,20,000 रुपया. डीए कितना होगा 6,000 रुपये महीने का 60% यानी डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट इज 3,600 इंटू 12. एम आई राइट. 6,000 रुपये डीए है, उसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है ना. तो 3,600 into 12, 43,200. ओके. कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर तो 1% into 12 लाख कर दीजिए, ये हो जाएगा 12,000. मेक द टोटल 175,200. ठीक है. वन 175,200 तो 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 17,520. 17,520 लेस कीजिए इसमें से 66,000 माइनस 17,520 48,480. तीसरा न्यू दिल्ली का केस है ना, तो 50% ऑफ सैलरी तीसरा ले लिया जाएगा. 50% इंटू 50% इंटू सैलरी कितनी बन रही थी 175,200. तो फिर से वही मल्टीप्लाई कीजिए 175,200. इसका 50% कर दीजिए 87,600. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा. लिस्ट ऑफ द above 3 is rupee 48,480 being exempt. ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बताइए ठीक है. तो 48,480 इज द आंसर. ए. Where there is a decision to increase the DA in March 2019. डिसीजन लिया गया डीए को इंक्रीज करने का मार्च 2019, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 18-19 विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/17. अच्छा, डीए इंक्रीज किया जाएगा विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 17. और ये डिसीजन कब आया है प्रीवियस ईयर 18-19 में. ठीक है, अप्रैल 17 से इंक्रीज किया जाएगा यानी कि अप्रैल 17 तो किसमें आ गया प्रीवियस ईयर 17-18 में. 17-18 का भी डीए इंक्रीज किया जाएगा. ये डिसीजन लिया गया 18-19 में. एंड द इंक्रीज डीए इज रिसीव्ड इन अप्रैल 19. अप्रैल 19 में रिसीव होने का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 19-20 में रिसीव हुआ. तो डीए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया जा रहा है. ये डिसीजन लिया गया प्रीवियस ईयर 18-19 में, मतलब ड्यू हो गया 18-19 में और प्रीवियस ईयर 19-20 में रिसीव हो गया. ठीक है, सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, ड्यू कब हो गया 18-19 में, तो 18-19 में टैक्सेबल हो जाएगा.
ठीक है। ये राजेश, क्वेश्चन नंबर 6, राजेश इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री, प्रोवाइडेड होगा। Rajesh is provided with a rent-free unfurnished accommodation which is owned by the employer XY Private Limited in New Delhi. न्यू दिल्ली में अनफर्निश्ड हाउस है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ द राजेश इज, न्यू दिल्ली तो पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, 15% ऑफ सैलरी लिया जाता है। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड एकोमोडेशन होती है तो बेस्ड ऑन सैलरी, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी परक्यूजिट वैल्यूएशन की जाती है। 7th, Anand is provided with furniture to the value of rupees 70,000 along with house from February 18. हाउस के साथ साथ उसे 70,000 रुपए का फर्नीचर दिया गया है February 18 से। February 18 का मतलब ये हो गया प्रीवियस ईयर 17-18, राइट। The actual hire charges paid by the employer for hire of the furniture is 5,000 per annum. फर्नीचर हायर पे लिया गया 5,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। The value of furniture to be included with the value of unfurnished house for assessment year 1920. Assessment year 1920 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 18-19 में। प्रीवियस ईयर 18-19 में फर्नीचर के लिए कितना जोड़ना चाहिए? अगर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर होती है, मतलब एम्प्लॉयर ने खरीद के फर्नीचर लगाया होता है तो कॉस्ट का 10%, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है तो जितना किराया एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। 18-19 में तो देखिए फुल ईयर फर्नीचर था तो 5,000 रुपए बन जाएगा। हालांकि फरवरी 18 में वो आया, 17-18 में पता है फर्नीचर कितना यूज हुआ था? 2 महीना। तो फरवरी 17-18 के लिए अगर मुझे निकालना होता परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी फर्नीचर यूज की, तो हम ऐसे करते 5,000 इंटू 2/12। लेकिन 18-19 में तो भाई साल भर यूज हुआ है इसलिए 5,000, ठीक है। Question 8. For the purpose of determining the perquisite value of loan at concessional rate given to the employee, the lending rate of SBI of India, State Bank of India, as on dash is required. लोन के लिए जो हम लोग परक्यूजिट वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लेते हैं। कौन से दिन का लेते हैं एसबीआई का इंटरेस्ट रेट? फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करनी हो उस प्रीवियस ईयर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या लोग फर्स्ट डे ऑफ द लोन लेते हैं? सी में देखिए लिखा है द डे लोन इज गिवन। नो, वी टेक फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। नाइन्थ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर इनोवेशन फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 18-19 कर लीजिए, मेक द करेक्शन। बात एक ही है वैसे तो, 17-18, 18-19। Employers' contribution to superannuation fund during the previous year 18-19 is subject to fringe benefit in the hands of employer, fully taxable as perquisite in the hands of employee, taxable as perquisite in the hands of employee if it exceeds 1.5 lakh, DA taxable as perquisite in the hands of employee if it exceeds 1 lakh. क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड 1.5 लाख रुपए के बियॉन्ड टैक्सेबल होता है। ये सी आंसर होगा। ठीक है। 10th, the entertainment allowance received by a government employee is exempt up to, the entertainment allowance received by a government employee is exempt up to the lower of the actual entertainment allowance received, this is a comma, actual entertainment allowance received 1/5 of the basic salary, मतलब 20% of the basic salary, and 3 लिमिट होती है ना entertainment allowance के डिडक्शन की। actual amount received 1/5 ऑफ द बेसिक का मतलब 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, और क्या होता है तीसरा? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। क्लियर टू ऑल? सो दिस वाज ऑल 10 MCQs क्वेश्चन which I have provided. Now let us come to full-fledged question. देखिए ये जो हम लोग full-fledged क्वेश्चन करते हैं ये भी क्या है अपने आप में, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में डिफरेंट कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में आ जाती है।
एग्जाम में यही फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट उठा के एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपके सामने रख सकता है। तो प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द एमसीक्यूज क्वेश्चन। एज बिकॉज यही तो, जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 इन एमसीक्यू, आपसे एचआरए कितना एग्जाम्प्ट है ये पूछ लिया, बस तो एक हिस्सा पूछ लिया। अब ये जो हम बड़े क्वेश्चन करते हैं इसमें एचआरए की एग्जाम्पशन, ग्रेचुइटी की एग्जाम्पशन सब आ जाएगी। तो ठीक है, हमने एक साथ कई सारी कैलकुलेशन कर ली। दिस कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स एंड ए स्मॉलर क्वेश्चन कैन आल्सो बी मेड। अंडरस्टूड? Have a look at the first question. Chandan was the general manager of P Limited. He retired from service on 31st/12/2018. Please check this date. He is retiring during the current year in December 2018. That means in the current previous year, he must not have received salary for all that 12 months. He must have received salary only for 9 months. अंडरस्टूड? एक एक बात का ध्यान देना पड़ता है इनकम निकालते समय। He is retiring after 30 years of service. Okay, wonderful. The following information has been provided by him. Salary is 15,000 per month from 1/1/18. 1/1/18 से 1 जनवरी 18 से इसकी सैलरी 15,000 रुपए कंटिन्यूसली चल रही है। तो ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद 1/1/18, वी आर कंसर्न विद 1/4/18। तो 1/4/18 से लेके दिसंबर 18 यानी 9 महीने इसे सैलरी कितनी मिली? बेसिक सैलरी 15,000। HRA is also 5,000 per month since 1st January itself. However, we are not concerned with 1st January. In the current previous year तो 9 महीना ही आएगा ना, तो 9 महीने का HRA होता है 5,000 into 9। मेडिकल अलाउंस 1,200 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद क्या है? 5,600 being cost of first class rail ticket for Chandan and his family for the visit to hometown was reimbursed by the employer. It's called leave travel concession. तो बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है घूमने चले जाओ, ठीक है। तो कभी कभी घूमने की जगह एम्प्लॉय कहता है कि हम तो अपने क्या करेंगे, गांव जाएंगे, रामनगर जाएंगे, ठीक है, वहां घूम के आएंगे। तो ठीक है भैया, कहीं भी चले जाओ घूमने के, एम्प्लॉयर टिकट कटा के दे देगा आपको, ठीक है, और उससे ज्यादा भी देता है तो एग्जाम्पशन सिर्फ टिकट के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ पे उसने 5,600 जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ टिकट का पैसा दिया, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कार ऑफ 1.4 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी, छोटी कार, is provided by the employer for official and personal use, and all expenses of running and maintenance of car and salary of the driver are borne by the company. अच्छा, कार छोटी है, पीओपीपी यूज है, ठीक है, सारा खर्चा कार के रिस्पेक्ट में रनिंग मेंटेनेंस वगैरह सब कंपनी उठाती है। अच्छा, याद करिए, तो कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी सारा एम्प्लॉयर का। तो ऐसे केस में क्या होता है? छोटी कार के केस में 1,800 रुपया पर मंथ, ये पर क्यूसेट वैल्यूएशन होती है, और ड्राइवर के लिए 900 रुपया पर मंथ और जोड़ दिया जाता है। याद आ रहा है? अगर इस केस में एम्प्लॉय से कोई रिकवरी भी की जाए ना तो लेस नहीं किया जाता है, हालांकि कुछ बोल भी नहीं रहा है कि रिकवरी की गई है। जैसे ही पीओपीपी यूज आया, याद कर लीजिए डमी। ऑफिशियल यूज वैल्यूएशन 0, पर्सनल यूज तो आपको पता ही है, पर्सनल यूज के केस में क्या होगा? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये जोड़ दिया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द केस वेयर इट इज अ पीओपीपी यूज? इन केस ऑफ पीओपीपी यूज इट इज ऑलवेज डमी कैलकुलेशन 1,800 पर मंथ, ओके, छोटी कार, एंड 2,400 पर मंथ इन केस ऑफ बड़ी कार। अच्छा, आपको वो याद है कि एम्प्लॉयर की कार है लेकिन रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय बियर करता है और पीओपीपी यूज है। कार एम्प्लॉयर की है, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय बियर करता है और पीओपीपी यूज है। हाँ, 600 रुपया 900 रुपया, 600 रुपया छोटी कार, 900 रुपया बड़ी कार, और ड्राइवर का अलग से 900 रुपया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, वो 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जेम्प्ट है ये, ठीक है। He received 2,10,000 as gratuity. His salary for the preceding year was as under. 2,10,000 रुपया उसको ग्रेचुटी मिला, उसकी सैलरी प्रीसीडिंग ईयर की कुछ इस प्रकार थी। ईयर एंडिंग 31/12/15,
84,000, ईयर एंडिंग 2016 90,000, 17 94,000। ठीक है। He received 1,90,000 for encashment of leave being 12 month unavailed leave of Chandan। 12 महीने की उसके पास अनअवेल्ड लीव बची हुई थी, 12 महीने की अनअवेल्ड लीव बची हुई थी, जिसका उसको 1,90,000 रुपए मिला है। He was entitled to 1 month leave for every year of service। हर महीने की जॉब के लिए 1 महीने की लीव मिलती थी, हर साल के जॉब के लिए 1 महीने की लीव मिलती थी, मतलब साल में 30 लीव मिलती थी। ठीक है, तो बेसिकली जो कैलकुलेशन होती है ना टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड की, तो वो आपको याद करा दे, टोटल लीव 30 दिनों के हिसाब से लिया भी जाता है एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन में। तो कह रहे चिंता की बात नहीं है, 1 महीने की लीव मिलती भी थी उसको। He lives in his own house। अगर आपको एचआरए मिलता है और आप अपने घर में रहते हो तो यानी किराया तो देते नहीं हो, किराया देते नहीं हो तो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि एचआरए एग्जाम तभी होता है जब आप किराया देते हो, क्योंकि एचआरए के एग्जाम्पशन का एक पॉइंट ही यही है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड आपका कुछ नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट इज जीरो, तो जीरो एग्जाम्शन हो जाएगी ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर 1, computation of income under head salary। किसका निकाल रहे हो? मिस्टर चंदन। ठीक है, असेसमेंट ईयर 1920। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हो जाएगा 15,000 इंटू 9। ठीक है, एचआरए हो जाएगा 5,000 इंटू 9 और ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि क्यों फुल्ली टैक्सेबल हो रहा है, ये बात को वर्किंग नोट 1 में लिख देंगे। एक आप काम करेंगे, आप इनफ स्पेस छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हेडिंग देंगे वर्किंग नोट। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इनफ स्पेस दे दीजिए, देखिए कितना स्पेस हमने दिया है, इस तरीके से आप भी दे दीजिए और उसके बाद बनाइए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 में बताइए, सिंस मिस्टर चंदन lives in his own house, therefore what is this? HRA, therefore HRA is fully taxable। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मेडिकल अलाउंस लिख लीजिए। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता ही है। $1,200 इंटू 9। LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। अच्छा, अब लीव ट्रेवल कंसेशन ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है तो आउटर कॉलम में तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिखना जरूर है एलटीसी। अगर आप एलटीसी यहां से उड़ा ही देंगे, यहां लिखेंगे ही नहीं, तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि एलटीसी आपसे छूट गया है या फिर एलटीसी एग्जेम्प्ट था, ये आपको पता था। तो एलटीसी लिखिए और आउटर कॉलम में लिख दीजिए एग्जेम्प्ट सीधे। ये मल्टीप्लाई भी करते जाइए, ऊपर वाला 15,000 टू 9 कितना होता है? 1,35,000। ठीक है, एचआरए 5,000 टू 9 45,000। मेडिकल अलाउंस 1,200 इंटू 9 10,800।
और बताइए कार, मोटर कार फैसिलिटी लिखिए। 1800 रुपए प्लस 900 रुपए ड्राइवर का 9 महीने तक का। 1800 900 कितना होता है? 2700। 2700 इंटू 9, 24,300। नाउ नेक्स्ट ग्रेचुटी का कर लीजिए। ये हम उसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन अच्छा नहीं, ग्रेचुटी नहीं, पहले प्रोविडेंट फंड करेंगे बच्चों। मोटर कार फैसिलिटी के बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है, ये 10% ऑफ सैलरी पे हो रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट है इसका मतलब। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कितनी है? 2,10,000 रुपया। इनर कॉलम में हम लिखेंगे 2,10,000 रुपया, इसमें से लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट के सामने लिखेंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हम निकालेंगे कि ग्रेचुटी कितनी एग्जेम्प्ट है। ग्रेचुटी याद है सब कुछ, कैलकुलेशन का तरीका। पहले तो आपको यह बताना होगा कि वेदर इट इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, क्योंकि कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट का अलग हिसाब किताब है और नॉट कवर्ड का अलग है। तो अगर नहीं पता हो तो हम यही मानेंगे कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। भाई कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तभी ये सब कर रहा है, ये ग्रेचुटी पे कर रहा है। एज्यूमिंग, अच्छा एग्जाम में आप दूसरा एजम्पशन भी ले सकते हो कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंडेटरी है कि आपको कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट की एजम्पशन लेनी है। आपकी नई इच्छा है ऐसा लेने की, मत लीजिए, ठीक है। assuming gratuity is covered by gratuity act। तो list of the following is exempt। बताएंगे एक एक करके। पहला क्या होता है? याद कीजिए, पहला क्या कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। कैसे? राउंड ऑफ, यस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। लास्ट ड्रॉन सैलरी देखिए कितना है। क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं था। ये पुरानी सैलरी इसीलिए दे रहा था ताकि आप गलती से एवरेजिंग वगैरह कर दो। पुरानी सैलरी की जरूरत ही क्या है अगर मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना है? लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी? ग्रेचुटी में क्या होता है? कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में बेसिक और डीए फुल लिया जाता है। बेसिक और डीए फुल लिया जाता है, राइट। तो क्या करेंगे आप? बेसिक डीए फुल लीजिए। बेसिक है, डीए तो है ही नहीं शायद इस क्वेश्चन में, तो बेसिक फुल ले लीजिए 15,000 इंटू 15/26, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्वेश्चन में कह रहा था 30 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको। टू 259,615, 259,615। नंबर 2 मैक्सिमम सीलिंग, and maximum ceiling is how much? 20 lakh। तीसरा क्या है?
तीसरा हो गया आपका अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड इज 2,10,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? लीस्ट ऑफ द अबव थ्री, रुपये 2,10,000 बीइंग एग्जेम्प्ट। 2,10,000 सबसे कम है, यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। परफेक्ट स्टूडेंट्स, 2,10,000 रुपए एग्जेम्प्ट डाल दीजिए ऊपर, बाहर नील लिख दीजिए। कॉपी करेंगे? करिए। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेचुटी की बात क्या है देखो बच्चों, क्वेश्चन में देखो, ग्रेचुटी वाली बात हो गई, यह भी 7th पॉइंट। अब है लीव इनकैशमेंट। ओके, लीव इनकैशमेंट करते हैं। लीव इनकैशमेंट मिला कितना है? 1,90,000। इसमें से भी देखिए बच्चों एग्जेम्प्ट कितना होगा, इसका वर्किंग नोट बना लीजिए 3, वर्किंग नोट 3। किया जाए इसको, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 लीव इनकैशमेंट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नंबर वन बच्चों, अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। दूसरा, जगह छोड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए, इसमें इसी के नीचे कैलकुलेशन दिखाया जाएगा, दो लाइन छोड़ दीजिए। अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। दूसरा हो गया 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। तीसरा, मैक्सिमम सीलिंग जो कि है 3 लाख रुपए। और चौथा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड था 1,90,000, राइट। अनअवेल्ड लीव 12 महीने की है, इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज 10 महीनों का यहां पे लेना होता है। और आप देखिए क्वेश्चन खुद ही बता रहा था कि 15,000 रुपए की सैलरी जनवरी 2018 से चल रही है, तो यानी पिछले 12 महीने से सैलरी कांस्टेंट है, सेम है। तो 10 महीने का एवरेज 15,000 ही आएगा। और ये हो जाएगा 10 इंटू 15,000। तो 12 इंटू 15,000 कितना हो गया? 1,50,000, तो 1,80,000। ये हो गया 1,50,000।
So least of the above three being rupee 1,50,000 is exempt. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, 1,50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सॉल्व कर ली, इसको कॉपी कर लीजिए तो क्वेश्चन पे पहुंचे हम। तो 150 एग्जाम्प्ट हो रहा है, आइए वहां पे 150 कर देते हैं। 150 एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल कितना? 40,000। टोटल कर लीजिए। टू 255,100 आ रहा है, 255,100। ठीक है, अब इसमें से आपको मिलता है इसे कहा जाता है ग्रॉस सैलरी, और इसमें से आपको डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है फ्लैट 40,000 की, उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है ही नहीं, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह की भी पेमेंट कुछ बता नहीं रहा है, तो 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए बच्चों, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2,15,100, क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरटेनमेंट अलाउंस जैसी कोई चीज है नहीं, और दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोफेशनल टैक्स भी इसने पे नहीं किया है। दिस नेट सैलरी या इनकम अंडर दैट सैलरी कह लीजिए, 2,15,100। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक? तो ठीक है ये क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2। Mr. T2 Singh is employed with a transport firm. He is a member of an unrecognized provident fund. He is member of an unrecognized provident fund. ठीक है, याद है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? एम्प्लॉय जितना पैसा डालता है एग्जेम्प्ट, जितना इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, हाँ एम्प्लॉय जो पैसे डालता है उसका एटीसी नहीं मिलता, लेकिन लमसम पैसा जितना निकलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी है इसमें। He has been drawing salary at the rate of 8,000 per month since 1/1/18। अच्छा, 1 जनवरी 18 से ही 8,000 रुपए महीने की सैलरी है। DNS allowance forming part of pay for superannuation benefit is 10% of his salary. DNS allowance forming part of the superannuation benefit is paid at the rate of 10% of the salary. Salary is 8,000 per month, that means DA is 800 per month. ठीक है, and this is forming part of superannuation benefit। जो ब्रैकेट वाली बात है वो बिना ब्रैकेट के ही लिख दिया उसने। डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर सुपरएनुएशन बेनिफिट। सुपरएनुएशन बेनिफिट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट मीन्स 10% 800 per month is DA as on date, and under retirement benefit also the DA shall be considered to be 800। समझ में आई बात सबको? He gets house rent allowance of ₹1,200 per month। इसको HRA मिलता है 1,200 रुपए महीने का। He pays rent of 2,000 per month। ठीक है, 1,200 रुपए का HRA मिलता है, 2,000 रुपए महीने ये रेंट देता है। He contributes 10% of his salary to the fund and the employer contributes at the rate of 20%। The employer also reimburses his personal club bill amounting to ₹19,000। Beside he is paid 400 per month as a running allowance। रनिंग अलाउंस मालूम है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनको जो डेली अलाउंस के बदले में पैसा मिलता है उसी को कहा जाता है रनिंग अलाउंस, राइट।
और रनिंग अलाउंस मालूम है कितना एग्जेम्प्ट होता है? 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। तो यहां तो 70% होगा, 70% ऑफ 400, बहुत कम अमाउंट रिसीव हो रहा है। He retires from 1119 after 28 years and 9 months of service। 28 साल 9 महीने बाद वो रिटायर हो रहा है। He gets 80,000 as accumulated balance from the provident fund। उसको 80,000 रुपया प्रोविडेंट फंड से मिला, जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब पैसा मिलता है तो बाइफरगेट करना होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट सैलरी की इनकम है। इट कंसिस्ट ऑफ 15,000 एज हिज कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन का मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो ये 15,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 11,000 इंटरेस्ट दे ऑन, ये 11,000 इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेस है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000, इंटरेस्ट दे ऑन 24,000। तो 30,000 और ये 24,000 ये सैलरी है। समझ में आया सबको? जोड़ लीजिए, चारों हिस्सा मिला के उसको 80,000 रुपए मिला है ना। 80,000, ये देखिए लिखा है 80,000 उसको मिला है यूआरपीएफ से। जोड़ लीजिए, चारों मिला के 80,000 हुआ कि नहीं? 15,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 11,000 उसका इंटरेस्ट, 30,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 24,000 उसका इंटरेस्ट। 1,60,000 की उसको ग्रेचुटी भी मिली है। आफ्टर रिटायरमेंट ही गेट्स पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ। 3,000 रुपए की पेंशन मिल रही है उसको। तो दिसंबर में तो रिटायर हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च में पेंशन मिलेगा। ऑन 1/3/19 ही सरेंडर्स हाफ पेंशन फॉर ए कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ 1,20,000। मार्च में वो क्या करता है, अपनी आधी पेंशन को कंसोलिडेट करा लेता है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी में तो उसको 3,000 की पेंशन मिलेगी, मार्च में 1,500 की अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगी, और मार्च में 1,20,000 रुपए की कम्प्यूटेड पेंशन भी होगी। You are required to compute his income under the head salary for the assessment year 1920, assuming that he is not covered by payment of gratuity act। यहां जो कैलकुलेशन करनी है ये मानते हुए करनी है कि द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, कर देते हैं, एक एक आइटम लाइन से पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। आंसर 2 निकालना क्या है आपको? इनकम अंडर द हेड सैलरी। या क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी। और एक इंफॉर्मेशन आईयूएस की भी थी, ये वाली 11,000 की, तो इसको इग्नोर कर देना है। आपको सैलरी की इनकम निकालनी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालना होता है ना, तो सैलरी की इनकम के बाद आईयूएस भी जोड़ देते हैं, लेकिन इनकम अंडर द हेड सैलरी ही निकालना है, तो आईयूएस छोड़ देना है। क्लियर? कंप्यूटेशन of income under head salary, मिस्टर क्या नाम है इसका, T2 सिंह। AY 1920। अब एक एक आइटम लिखते जाइए। सबसे पहले बेसिक लिख दीजिए, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी विल बी 8,000 इंटू 8,000 बच्चों इंटू 9, 72,000। फिर DA 10% है, तो 800 इंटू 9। 9 क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वो 1/1 जनवरी को 1/1/19 को रिटायर कर गया था। देख लीजिए फिर से, ही रिटायर्स ऑन 1/1/19। ओके, तो 7,200 DA। उसके बाद देखिए क्या है, DA के बाद he gets HRA उसके बाद लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, HRA मिला है उसको। HRA मिला है उसको 1,200 पर मंथ।
तो 1200 पर मंथ का मतलब हो गया 14,400 होगा ना। अच्छा 1200 इंटू 9 ही मिलेगा, ठीक है ना, 12 नहीं, 1200 इंटू 9 10,800। HRA उसको मिला 10,800 रुपया का, लेस एग्जिम्ट। कैसे मिला ये लिख दें यहाँ, 1200 इंटू 9 10,800 लेस एग्जिम्ट। वर्किंग नोट 1 कर दीजिए इसका, कुछ स्पेस दे दीजिए, उसके बाद बनाइए वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट हेडिंग दीजिए, 1 2 अंदर नंबरिंग कर देंगे हम लोग। वर्किंग नोट 1, HRA में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जिम्ट। नंबर 1 HRA एक्चुअली रिसीव्ड, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, जल्दी बताइए कितना, 10,080 रुपीज, राइट। $10,080। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना हो जाएगा, हाउ मच इज द रेंट पेड बच्चों, 2,000 पर मंथ, तो 9 महीने का 18,000 रुपया माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक होता है, डी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो 10% ऑफ बेसिक और डीए कर लो बच्चों। बेसिक है 72,000 और शायद डीए था 7,200 था। देखो कितना आएगा, 72,000 प्लस 7,200, ये बेसिक प्लस डीए का 10% कर लेंगे और इसको 18,000 रुपये में से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा अगेन 10,080 रुपया। अगेन 10,080 रुपया, ठीक है। तीसरा बच्चों देखो उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये कौन सी सिटी में है, शहर कहीं से पता चल रहा है, सिटी नहीं ना है, नहीं है। अगर सिटी नहीं है तो क्या मानेंगे, मेट्रो की नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रो मानिए। अरे मेट्रो तो 4 ही है ना, ज्यादा चांसेस है नॉन मेट्रो के, प्रोबेबिलिटी जिसकी हाई हो, ठीक है, चांसेस जिसकी हाई हो। अरे तो नॉन मेट्रो बहुत ज्यादा शहर है, मेट्रो 4 ही है, तो ऑब्वियसली हम लोग 40% ऑफ सैलरी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो 40% ब्रैकेट में 72,000 प्लस 7,200, $7,920। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 10% निकाल दी हमने, 31,680। लिस्ट ऑफ द अबव 10,080, देख लीजिए, सबसे कम 10,080 है, तो एग्जिम्ट हो जाएगा 10,080। ठीक है, 10,080 ऊपर लिख दो एग्जिम्ट। 1200 इंटू 9, 10,800,
10,800 है, चारे एक्चुअली रिसीव था 10,800। दूसरा वाला आया था 10,080 और तीसरा 31,680। तो 10,080 एग्जाम्प्ट हो रहा है। लोअर सबसे 10,080 है, तो कुछ ना कुछ टैक्सेबल हो रहा है। 10,080 एग्जाम्प्ट हो रहा है इसमें से, यानी 720 रुपया टैक्सेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, एचआरए के बाद क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एटीसी मिलेगा नहीं, और एटीसी से मतलब भी नहीं, हमको तो सैलरी की इनकम निकालनी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ एग्जेम्प्ट। पर्सनल क्लब बिल, क्लब बिल रिम्बर्स्ड 19,000 रुपये पूरा ले लेंगे ये। रनिंग अलाउंस 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 9 3600 रुपया। लेस एग्जाम 10,000 पर मंथ या फिर 70%, तो भैया 70% ही कम आएगा ना 400 का, तो 3600 रुपया का 70% कर लीजिए, वो एग्जाम हो जाएगा 2520 रुपया। कितना आ रहा है? वन 1080 1080 बाहर की तरफ लिख दीजिए। और बताइए, रिटायर होने पे अब पैसे आ रहे हैं उसको यूआरपीएफ से। एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ, ठीक है। इसके अंदर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये जोड़ दो, ये सैलरी की इनकम होती है 30,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 24,000। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई इनकम ही नहीं होती है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आईयूएस की इनकम होती है, तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग सैलरी की इनकम निकाल रहे हैं। अगला है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी देखिए क्या होगा। ग्रेच्युटी 1,60,000 है, और लेस एग्जेम्प्ट लिख दीजिए इसमें वर्किंग नोट 2। निकाल लीजिए वर्किंग नोट 2 में ग्रेच्युटी एग्जाम कितना हो रहा है। ठीक है, वर्किंग नोट 2 ग्रेच्युटी के लिए ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस वाज द केस ऑफ नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, राइट। तो नंबर 1 क्या होता है, ग्रेच्युटी की एग्जामिनेशन कैसे निकाली जाती है बता सकते हैं बच्चों? यहां पे होता है एवरेज मंथली सैलरी इंटू 15/30 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरेज मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी? देखिए 12 महीने से इसकी सैलरी बदली ही नहीं है,
तो 12 महीने से सैलरी बदली ही नहीं है, तो वही 8,000 रुपए इसकी सैलरी। और सैलरी की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या क्या कवर होता है, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी, बेसिक डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये इंक्लूड होता है। तो बेसिक ले लेंगे 8,000 रुपया और 800 रुपया ले लेंगे डीए, ठीक है, क्योंकि 800 रुपया पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही है। तो 8,800 इंटू 15/30 और कंप्लीटेड ईयर कितना होगा इसका, 28 साल 9 महीना, तो 28 साल ले लीजिए, करिए सॉल्व। बताइए कितना आ रहा है ये, 123,200। दूसरा क्या है, मैक्सिमम सीलिंग, एंड मैक्सिमम सीलिंग हैज बिकम 20 लाख। तीसरा क्या है, amount actually received. What is the amount actually received? Check in question. I'm receiving gratuity how much, 1,60,000. Least of the above being exempt is rupee 1,23,200. 123,200 will be exempt. सॉल्यूशन पे चले जाइए, मेन सॉल्यूशन पे 123,200 डिडक्ट कर दीजिए वहां से। कितना रहा था, 123,200। फाइनल अमाउंट बाहर ले आइए, फाइनल अमाउंट बाहर लाइए, कितना हो रहा है, $36,800। ठीक है, नेक्स्ट बताइए आगे क्या होगा। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, पेंशन मिल रही है 2 महीने तक तो पेंशन मिली, उसके बाद तीसरे महीने आधी पेंशन करा ली गई, तो अनकम्यूटेड कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया 2 महीने तक प्लस 1,500 रुपया 1 महीने का, क्योंकि मार्च महीने में आधा हमने कम्यूट करा लिया था, तो 6,000 7,500 रुपये हो जाएगा। कम्यूटेड पेंशन पे आइए, अब कम्यूटेड पेंशन कितना, 1,20,000 रुपया। एग्जिम्ट कितना हो जाएगा, डिपेंड करता है ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं, ग्रेच्युटी मिला है तो एग्जेम्पशन कम होती है। 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, आधी पेंशन 1,20,000 की है, डिवाइडेड बाई 50% करोगे पूरी पेंशन हो जाएगी, तो पूरी पेंशन की वैल्यू होगी 2,40,000। 2,40,000 का 1/3 यानी कि 80,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको, 40,000 टैक्सेबल। ठीक है, और बताइए, बस हो गया पूरा, जोड़ लगा लीजिए, दिस इज ग्रॉस सैलरी, मेक द टोटल, दिस ग्रॉस सैलरी, $72,000 प्लस 7,200 प्लस 720 फिर 19,000, 1080, 30,000, 24,000, 36,800, 7,500, 40,000, 238,300। $238,300। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान दीजिए, बाकी और कोई डिडक्शन तो है नहीं, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन ही आएगा 40% वाला, 40,000 वाला।
ये हो जाएगा आपका 198,300। इसको आप बोलेंगे नेट सैलरी या फिर इनकम अंडर दैट सैलरी। ठीक है, वर्किंग नोट के लिए इधर से लाइन धीरे से दबा दी, ये इसके नीचे वर्किंग नोट है। ठीक है, ये yes I'm waiting, please solve it, please copy it in fact। क्वेश्चन 3 पे आए, look at question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेस नंदा हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। मिसेस नंदा की इनकम क्या है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920? सैलरी 1,10,000, बहुत अच्छी बात। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 12,000। डीए करंट इज ऑल्सो 12,000 एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इज ऑल्सो 12,000, राइट। अगर ये ब्रैकेट में कोई बात होती नहीं, ब्रैकेट वाली बात ही नहीं होती, तो हम लोग कहते हैं नथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है फुल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, मेडिकल अलाउंस 6,000, एक्सपेंडिचर 4,000, डजंट मैटर, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। Education allowance for 3 children is 5,200, but you know you will be allowed only 2,400 for 2 childs only. 100 per month per child for 2 children. So for 1 child it will become 1,200, for 2 child it will become 2,400. Rent-free house in Delhi for which X Limited the employer paid 5,000 per month as rent. The house is equipped with rented furniture. The rent of the furniture is 300 per month. Wonderful. हाउस के लिए एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, रेंट पेड ऑफ 15% ऑफ सैलरी लिया जाता है। और फर्नीचर के लिए जो किराया दे रहा है वो फर्निशिंग की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड विद डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन। एम्प्लॉयर पेड 300 पर मंथ टू ईच, तो टैक्सेबल है डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन जो दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3,600, 3,600, 3,600 ईच, 300 पर मंथ है ना, तो 3,600, 3,600, 3,600। द एम्प्लॉय स्पेंड 2,500 ऑन अ रिफ्रेशर कोर्स। एम्प्लॉय ने 2,500 रुपया रिफ्रेशर कोर्स पे भी खर्च किए। द एम्प्लॉय पेड हर टेलीफोन बिल। अच्छा, एम्प्लॉय ने 2,500 रुपया रिफ्रेशर कोर्स के लिए दिए। रिफ्रेशर कोर्स का मतलब ट्रेनिंग वेनिंग के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉय पैसा देता है, वो एग्जेम्प्टेड होता है। एम्प्लॉय पेड हर टेलीफोन बिल। एम्प्लॉय ने टेलीफोन बिल पे किया, यानी ये परक्यूजिट हो गया बेसिकली। देखिए दिस परक्यूजिट, टेलीफोन बिल जमा किया, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। रिफ्रेशर कोर्स मतलब ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया गया, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय मिसेस नंदा, एम्प्लॉय ने प्रोफेशन टैक्स पे किया, तो ये डिडक्शन आएगा सेक्शन 16 में, 1,500 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। इनकम निकालिए, ठीक है, उसकी इनकम निकालिए, टैक्सेबल इनकम निकालिए, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकालना है एज्यूमिंग दैट सी हैज नो अदर इनकम, कोई है बाकी इनकम है ही नहीं, तो जो सैलरी की इनकम होगी वही जीटीआई होगी। कोई डिडक्शन की बात भी क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, तो जो जीटीआई होगा वही टैक्सेबल इनकम होगा। इतना सिंपल है ये। किया जाए कि आप करेंगे? हम कर देंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी, आराम से छापना होगा। आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी। क्या पसंद करेंगे? चलिए हम ही करते हैं। आंसर 3, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किसका? मिसेस नंदा का, AY 1920। बेसिक सैलरी 1,10,000। ओके, DA 12,000। मेडिकल अलाउंस
फुल्ली टैक्सेबल होता है ये, यहाँ आप ब्रिक भी दीजिए 6,000। एजुकेशन अलाउंस 5200 है, लेस इसमें से दिखा दीजिए एग्जेम्प्ट 2400 दो बच्चों का, तो 2800 रुपया बाहर आ जाएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, वैल्यूएशन कर दीजिए वर्किंग नोट 1 में, जगह अच्छी खासी छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे टर्न होते हैं। वर्किंग नोट, राइट, वर्किंग नोट 1, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। दें आपको 2 मिनट, करेंगे आप इसकी वैल्यूएशन करके दिखाओ जरा, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की। करिए। आपको पता ना है कि रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन होगी कैसे? रेंट पेड ऑफ 15% ऑफ सैलरी, ये तो हो जाएगा अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन, और फिर फर्निशिंग की जो वैल्यू है वो ऐड कर देनी होगी। 15% ऑफ सैलरी के लिए सैलरी निकालनी पड़ेगी, और सैलरी का मतलब यहां पे क्या होता है? कम ऑन, बेसिक, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, ऑल, बोनस, फी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, और लीव इनकैशमेंट, इतनी चीजें जोड़ी जाती हैं। तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। देखिए, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। रेंट पेड इज 60,000, 5,000 पर मंथ, और 15% ऑफ सैलरी, ये खुद निकालना पड़ जाएगा। 2-4 लाइन का गैप देके सैलरी निकालिए फॉर दिस पर्पस। सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक जोड़िए, बेसिक कितना है? 1,10,000। डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, पूरा डी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही है, 12,000 जोड़ दीजिए। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन वगैरह है ही नहीं, टैक्सेबल अलाउंसेस जोड़ दिए। 6,000 रुपए मेडिकल, 2,800 रुपए आपका आ रहा था एजुकेशन अलाउंस। क्वेश्चन आगे भी देख लीजिए, कोई और अलाउंस तो नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं, कोई और अलाउंस तो नहीं है इसके नीचे। डोमेस्टिक सर्वेंट स्वीपर वगैरह ये परक्यूसिट होता है। रिफ्रेशर कोर्स के लिए पैसा देना ये परक्यूसिट होता है। टेलीफोन बिल पे करना परक्यूसिट होता है, ठीक है, कोई और अलाउंसेस नहीं है। जोड़ लीजिए कितना? 1,10,000 प्लस 12,000, 6,000 रुपया, 2,800 रुपया, 1,30,800। तो 15% ऑफ 1,30,000 प्लस 800, देख लीजिए कितना हो रहा है? 60,000 और 15% ऑफ 1,30,800 इंटू 15%, 19,620 रुपया। तो विच एवर इज लेस कितना होगा? 19,620। अब इसमें प्लस करिए वैल्यू ऑफ फर्निशिंग, वैल्यू ऑफ फर्निशिंग, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ऊपर 19,620, ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू है, ठीक है। फर्नीचर रेंट का 300 रुपये महीना दिया जाता है, फर्नीचर रेंट का 300 रुपये महीना दिया जाता है,
तो 300 इंटू 12 कर दीजिए, 3600 टोटल करिए, 23,220। ठीक है, $23,220। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन, ये सब दिया गया है जिसको एम्प्लॉय 300 रुपए महीने की सैलरी देता है। तो डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, स्वीपर, वॉचमैन, ये सब परक्यूजिट हैं फॉर 3600। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी एम्प्लॉयर ने पैसे खर्च किए हैं 2500। ये बेसिकली रिफ्रेशर कोर्स क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। इसके लिए जो पैसा एम्प्लॉयर देता है वो क्या है, एग्जेम्प्ट। देखिए रिफ्रेशर कोर्स, टेलीफोन बिल, परक्यूजिट, टेलीफोन बिल परक्यूजिट है, अलाउंस नहीं है, ये बिल एम्प्लॉयर ने पे किया है, 2200 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स के बाद दिया है, इसका डिडक्शन ले लेंगे हम लोग सेक्शन 16 में। इसको पहले टोटल कर लीजिए, ग्रॉस सैलरी देखिए कितनी हो रही है, 1,10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800, 23,220, 3,600, 3,600, 3,600, कितना आ रहा है आपका, 164,820, 164,820। इसको लिखिए ग्रॉस सैलरी, इसमें से लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो मिलेगा आपको 40,000 रुपीज का, और यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है तो ये भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और प्रोफेशन टैक्स कितने रुपए का, 1,500। प्रोफेशन टैक्स 1,500 रुपीज का, हटा दीजिए इसमें से 41,500, तो 1,23,320 दिस कॉल्ड नेट सैलरी। नेट सैलरी या फिर इनकम अंडर द हेड सैलरी कह लीजिए। इज इट ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्वेश्चन 4 देखते हैं। Sri Hari is the general manager of ABC Limited. From the following details, compute income under the head salary for the assessment year 1920. Basic salary is 20,000 per month. DNS allowance 30% of the basic salary. ठीक है, तो basic salary का 30% का मतलब हो गया 6,000 रुपया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज 2,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आज की तारीख में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है तो आपको पता है 3,200 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन होती है, 3,200 पर मंथ, अदरवाइज यहां पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस फुल्ली पेड बाय द एम्प्लॉयर 36,000।
ओके, मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय पे करता है 36,000 रुपए का। मोटर कार इज ओन एंड ड्रिवन बाय एम्प्लॉय हरी, कार एम्प्लॉय की है। इंजन क्यूबिक कैपेसिटी बिलो 1.6 मतलब छोटी कार है। द मोटर कार इज यूज्ड बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। तो करना क्या होता है मालूम है, 36,000 रुपए टोटल खर्चे के एम्प्लॉयर में से एम्प्लॉयर के टुवर्ड्स डमी खर्चा घटा लिया जाता है। तो 36,000 रुपए में से छोटी कार का 1800 रुपया 12 महीने के लिए घटा लिया जाएगा एम्प्लॉयर के टुवर्ड्स, और बाकी जो होगा वो टैक्सेबल परक्यूसिट हो जाएगा। कार एम्प्लॉय की है ना, पीओपी पीयूस हो रहा है। एम्प्लॉयर का जो 36,000 का खर्चा है तो उसमें से एम्प्लॉयर का कितना खर्चा माना जाएगा, तो एक डमी खर्चा माना जाता था ना 1800 छोटी कार और 2400 बड़ी कार, वो लेस कर देंगे। एक्सपेंडिचर एकोमोडेशन ऑन इन होटल व्हाइल टूरिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज मेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए होटल में एकोमोडेशन दिया गया था, 30,000 रुपए एग्जम्प्ट है। ठीक है, व्हाइल टूरिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज, ये नहीं कह रहा है कि आपको ट्रांसफर किया गया था और उस समय फ्लैट नहीं था तो इसलिए आपको होटल दिया गया, ट्रांसफर वाला केस नहीं है। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए टूर पे हो इसलिए होटल एकोमोडेशन, तो सारा खर्चा ऑफिस का खर्चा है। लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें से आपने लोन निकाल लिया है तो इसको इग्नोर करिए, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इनकम नहीं होती। जैसे कि ये गुल्लक ही तो है प्रोविडेंट फंड, उसमें से कुछ पैसा हमने कर्ज के तौर पे निकाल लिया है, इट्स नॉट एन इनकम। वैल्यू ऑफ लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर कास्ट टू द एम्प्लॉय 12,000 रुपए। अब टोटल खाना कितने का दिया गया है वो बता रहा है 12,000 रुपए का। अब हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि पर खाना 50 रुपए से ज्यादा था कि कम था, तो एज्यूम कर लीजिए, एज्यूमिंग पर मील इज बिलो ₹50 और इसलिए पूरा एग्जाम करा दीजिएगा बस। चलिए उसके बाद देखिए, कंप्यूटर कॉस्ट ₹50,000 केप्ट बाय द एम्प्लॉयर इन द रेजिडेंस ऑफ हरी फ्रॉम 11080। कंप्यूटर 50,000 रुपए का एम्प्लॉयर ने हरी एम्प्लॉय के रेजिडेंस में रख दिया। एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, उसने यूज करने के लिए दिया या फिर परमानेंटली दे दिया? क्या लग रहा है आपको? एम्प्लॉय कह रहा है कि मैंने हरी के रेजिडेंस में कंप्यूटर रख दिया। अगर परमानेंटली दे दिया होता तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे घर पे रख दिया। अगर परमानेंटली दे दिया तो फिर तो भाई हरी के घर पे रखाएगा ही। या ऐसा भी पॉसिबल है क्या, एम्प्लॉयर अपने घर पे कंप्यूटर रखा रहे, हरी मैंने तुम्हें परमानेंटली कंप्यूटर दे दिया है? अरे वो तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर परमानेंटली दे दिया गया है तभी हरी के घर पे रखा गया है। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां पे कह रहा है कि केप्ट इन द रेजिडेंस ऑफ हरी के घर पे रखा गया है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया, तभी बोल रहा है हरी देखो मैंने तुम्हारे घर पे कंप्यूटर रख दिया है। अगर परमानेंटली दे दिया होता तो ये नहीं बोलता मैंने तुम्हारे घर पे रख दिया है। परमानेंटली दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है घर पे रखा ही जाएगा, फिर तो ये बट ऑब्वियस है। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयर कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने घर में रख लिया है, हरी कंप्यूटर तुम्हारा हो गया है। दैट मीन्स अगर हरी के घर पे कंप्यूटर रखा गया है तो बिना कुछ बोले भी उसका मतलब यही है, बिना कुछ बोले उसका मतलब यह है कि वो किसके लिए है, हरी के लिए परमानेंटली है। लेकिन अगर ऐसा बोला जा रहा है कि हरी मैंने तुम्हारे घर में रख दिया है तो इसका मतलब यूज के लिए दिए, तब बोल रहे हैं हरी मैंने तुम्हारे घर में रख दिया है। क्योंकि अगर मैं हरी को परमानेंटली दे देता हूं तो मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। हरी अपने घर में रखे, मैदान में रखे, कहीं भी रखे, उसकी मर्जी। ठीक है, यूज के लिए दिया और यूज के लिए देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है बात सबको? कर लेंगे सारा, तो आंसर पूरा सामने तो प्रेजेंट कर दिया आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 जैसे आपने देखा वैसे ही क्वेश्चन 5 भी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, 6 है, 7 है, एंड आई बिलीव कि ये सब आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एंड इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यू कैन विजिट द वेबसाइट study@home.org और वहां पे फ्री डाउनलोड टैब्स में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। सॉल्यूशन डाउनलोड करते समय ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आप डाउनलोड कीजिएगा फॉर असेसमेंट ईयर 1920। ओके, दिस इज द असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। तो 1920 असेसमेंट ईयर का सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए और रेफर कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। एंड 99.99% I have firm believe that you won't face any problem in solving these questions. Okay, so
with a very happy note, let us just finish off this chapter, salary. We have completed with it. And in the next class, I'll meet you with a new chapter. We'll stop here.